दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए इस वीडियो में एनसीईआरटी का निचोड़ लेकर आया हूँ, जो फिफ्थ के निचोड़ है। ये क्लास फिफ्थ का है और इसके बाद और जो दो क्लास के निचोड़ होंगे एनसीईआरटी के, वो आपको दो वीडियो में उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है यह, और पूरे निचोड़ के साथ हूबहू एकदम एनसीईआरटी पर आधारित है। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित एक्सप्लेन को लेकर आया हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आज का महत्वपूर्ण वीडियो, आप लोग फुल वीडियो देखिएगा, अभी एनसीईआरटी के इस निचोड़ के बारे में आप समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका दिया गया है चींटियों से संबंधित है आपका। तो इनके बारे में आप जानिए, चींटियों के बारे में। बहुत साल पहले तक चींटियों से संबंधित प्रश्न ये है, बहुत साल पहले तक वैज्ञानिक ने इसी तरह से कई प्रयोग किए थे। वह इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ खास ऐसा छोड़ती हैं जिससे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। इससे एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ती हैं, तो उसके पीछे जो आने वाली चींटियां होती हैं वो क्रम से आती रहती हैं। अब इसके बाद रेशम के कीड़े के बारे में दिया गया है। जो प्रश्न पूछा जाता है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। तो ये रेशम के कीड़े के बारे में ये प्रश्न था। ये एनसीईआरटी का निचोड़ है और ये कई बार एग्जाम में आता है। ये चींटियाँ जो होती हैं एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ती हैं, इसलिए इसके पीछे चलती रहती हैं। अब ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पक्षियों से संबंधित प्रश्न आपका है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। आप लोग जानते हैं पक्षी हमेशा से इधर से उधर हिलाते रहते हैं, दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालते हैं, क्योंकि ऐसा तब होता है, उनकी आंखें दोनों साइड में होती हैं, इसलिए उनको देखने के लिए इधर उधर सर को हिलाना पड़ता है, जिससे आपको फिगर में दिखाया गया है। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। जब आगे की तरफ देखेंगे ये दोनों, तो दोनों आंखें जो होता है एक तरफ देखती हैं, लेकिन जब साइड में होती हैं आंखें तो साइड साइड की तरफ देखते हैं। आपने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली घूमती नहीं है, घूम नहीं सकती हैं। आप लोग जानते हैं, ऐसा प्रश्न आता है ये कि पक्षी बार बार अपनी गर्दन क्यों हिलाते हैं? क्योंकि उनके आंखों की पुतली नहीं घूमती है। अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते रहते हैं वो, क्योंकि उनकी आंखों की पुतली नहीं घूमती, इसलिए गर्दन को बार बार हिलाते रहते हैं और उसी से देखते हैं। और अगला आपका है आवाज़ों से है, अलग अलग आवाज़ें जो होती हैं। तो इनसे लेते हैं, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठकर लंगूर के पास आती मुसीबत शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी खास आवाज़ें निकालते हैं। आवाज़ निकाल विशेष प्रकार की आवाज़ होती है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़, मछलियाँ खतरे की चेतावनी के लिए दूसरी बिजली तरंगों से देती हैं। तो अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग की आवाज़ निकाली जाती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं उन जानवरों को इस व्यवहार से समझते हैं और वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाला है। ये कुछ अलग अलग आवाज़ों के पाठ से संबंधित था एनसीईआरटी का। और एक विशेष जीव है जो स्लॉथ। तो आप लोग जानते हैं जो विश्व का सबसे आलसी जीव है स्लॉथ। ये भालू जैसे दिखते हैं। स्लॉथ जो होता है ये भालू जैसे दिखते हैं, पर भालू नहीं है, भालू जैसा दिखाई देता है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते को खाकर पलते हैं, यानी जिस पेड़ पर रहेंगे वो उसी को पत्ते खाएंगे, इसलिए इन्हें कहीं आने जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जिस पेड़ पर रहेंगे उस पत्ते को खाएंगे तो कहीं आए जाएंगे नहीं। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं, मतलब जिस पेड़ पे होते हैं, तब वे पास के पेड़ पर जाते हैं
लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने का तकलीफ उठाते हैं। यानी आप कहेंगे विश्व का सबसे आलसी जीव सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है उसी समय। यह एक अच्छा तैराक भी है। उसके बाद फ्रेश होकर के फिर यह पेड़ पे चला जाता है। तो ये थी सलाद के बारे में जानकारी। बहुत ही अच्छी जानकारी है, एनसीईआरटी का हूबहू निचोड़। अब चलेंगे शेर के बारे में, आप पढ़ेंगे बाघ। इससे जो प्रश्न आते हैं इसमें आता है, देखने से संबंधित भी प्रश्न आता है कि बाघ जो होता है मनुष्य की तुलना में कितनी गुना ज़्यादा देख लेता है। तो आप लोग जानते हैं बाघ जो होता है मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज़्यादा देखता है। इसकी 4 टांगे होती हैं प्लस 2 आंखें, ऐसे कर लेना है बाघ और शेर। तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। यह आप लोग जानिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे प्रश्न आया हुआ था। अगला प्रश्न, अगला जो आपका है, बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भांप लेती है। मतलब किस तरह का कंपन है? शिकारी का कंपन है कि बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है उनकी मूंछों से। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते रहते हैं। या उनका इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं है तो वह उसके बाघ की मर्जी है। जो उनका बॉर्डर क्लियर होता है मूत्र के माध्यम से करते हैं। और कुछ पॉइंट है बाघ के बारे में। बाघ के मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। जैसा मौका होगा उसके अनुसार, जिस शेरनी को बुलाना हुआ तो अलग, या शिकार को बुलाना हुआ तो अलग, अलग अलग आवाज़। बाघिन को बुलाना हो तो अलग, कभी कराहना हो तो कभी गुर्राना हो। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। तो अलग अलग तरह की आवाज़ें भी निकालता है। इसको आप लोग देखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। वो कान को घुमा लेता है आवाज़ को सुनने के लिए कि आवाज़ किधर से आ रही है, इसको भाप लेता है। अगला आपका दिया गया है सांप के बारे में। सांप के बारे में, जो जहरीले सांप होते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप होते हैं, जहरीले होते हैं। आप लोग को बताया गया नाक, करैत, दुबोइया और अफाई। ये 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों में उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवा सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। तो 4 तरह के होते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब। आपका अफाई दिया गया है, करैत दिया गया है, दुबोइया दिया गया और नाक दिया गया है। ये जहरीले सर्प हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ चीज़ें जो होती हैं, इसका खाने का समय जो होता है, पचने में लगा समय, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है और मैच करने के लिए आता है। खाने की चीज़, पचने में लगा समय, पेट में, गिलास के पाचक रस में। तो आपको बता दें, कच्चा दूध को पेट में पचने में 2 घंटे 15 मिनट लगते हैं और गिलास के पाचक रस में 4 घंटे 45 मिनट लगते हैं। उबला दूध आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उबला दूध 2 घंटे और 4 घंटे 15 मिनट लगते हैं गिलास के पाचक रस में। पूरी तरह से उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट में, यानी 3.5 घंटे में, और गिलास में 8 घंटे में। कम उबला अंडा 3 घंटे में, 6 घंटे से 6.5 घंटे 30 मिनट में। कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे में और 4 घंटे 15 मिनट में। कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में और 4 घंटे में। तो ये आपके थे कुछ पचने से संबंधित, पेट में पचने से, डाइजेशन से संबंधित प्रश्न थे। ये प्रश्न पूछा जाता है।
अगला क्या है इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं इसमें। दूध आपका दिया गया है, दूध को कैसे सुरक्षित रखते हैं हम? उबालते हैं। ये मैच करना है, ऐसे प्रश्न आते हैं उसमें। पके हुए चावल, पके हुए चावल को आप कैसे सुरक्षित रखेंगे? दूसरा, एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, आप लोग जानते हैं। प्याज लहसुन खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। तो अगला पॉइंट आप देखेंगे, शिकारी पौधे। यह लेसन से संबंधित है। शिकारी पौधे क्या होते हैं? कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। पिछली बार छोटे जीवों का छोड़ दिया था। यह आपका घटपर्णी पौधा है। इसमें इसे निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है, निपेंथिस आता है। इसको घटपर्णी घी कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया भी पूछा जाता है कहाँ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े में खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कोई कीड़े खींचे चले आते हैं। एक तरह की खुशबू निकलती है जिससे कीड़े उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये पौधे शिकार करते हैं और वही बहुत चतुराई से कर लेते हैं। तो ये आपका था घटपर्णी। यह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। निफेंथिस घटपर्णी भी कहते हैं। अगला आपका है बेलक्रो। स्विट्जरलैंड में बेलक्रो का आइडिया कैसे आया? आप लोग को बताना है बेलक्रो क्या होता है और इसका उपयोग क्या होता है, कैसे होता है। तो यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे थे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वह हैरान रह गए। कोई नई चीज रही होगी, देखे होंगे। झट में माइक्रोस्कोप निकाला, सूक्ष्मदर्शी। बीजों के को बारीकी से देखने के लिए बीजों को छोटे छोटे हुक थे। उन्होंने देखा सूक्ष्मदर्शी से तो माइक्रोस्कोप से छोटे छोटे हुक थे। इसकी मदद से बीज कपड़ों के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्टर को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो आप लोग जानते हैं, जो सैंडल होती है जो चिपकाया जाता है ऊपर। ये दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चर की आवाज़ होती है। तुमने बस्ते कपड़े और जूते चप्पल पट्टे आदि पे इनका इस्तेमाल होते देखा होगा। तो यह जो होता है वेलक्रो होता है, जो सैंडल में चिपकाने वाला होता है। यह कहाँ पाया था? स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन कहाँ से आए जी। इस लेसन से संबंधित है, कौन कहाँ से आए जी। इसको आप लोग देखिएगा। आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी। तो पढ़ते हैं हम इसके बारे में। प्रश्न आता है कि कौन सा सब्जी कहाँ से आई, इसके बारे में आता है आप लोग को। आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी। 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। तो आप लोग को देखना है, एक कविता है, इसको याद करना। इसमें से 1-2 नंबर आ जाते हैं। दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी। तो दक्षिण अमेरिका से मिर्ची आई थी। मूंगफली आलू अमरूद, मूंगफली आलू अमरूद, धूम मचाते करते करते उछल कूद। 7 टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। तो ये सब जो थे दक्षिण अमेरिका से आए थे। भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी काफ़ी भी। भिंडी और काफ़ी अफ्रीका से आई थी। नक्शे में यूरोप किधर है, वहीं से आए गोभी मटर। गोभी मटर यूरोप से आए थे। चाय असम की बाई जी, आलू मिर्ची चाय जी। चली चीन से सोयाबीन, जो कोरोना फैलाया था चीन, बहुत चर्चित देश है। तो सोयाबीन चीन से आया। पहुंची अमेरिका बजाती बीन, घूम घाम लौटी अपने देश, उनमें है गुड़ कई विशेष।
अगला जो आपका है, रोब जमा कर आई जी, आलू मिर्ची चाहे जी। बैगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला, पालक परवर मेथी टिंडा, है भाई बहन ये सब देसी। तो देसी की बात हुई, भारत से आए थे ये सब। फिर से आप देख लेंगे, बैगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला, परवर पालक परवर टिंडा मेथी, है भाई बहन ये सब देसी। तो देसी मतलब होता है ये सब की पैदाइश भारत की है, अपने देश के हैं। भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी, आलू मिर्ची चाहे जी। तो ये बहुत अच्छी कविता है, और एक आता है इसमें से, 1-2 नंबर का आता है, तो इसको आप लोग लर्न रखिएगा, इच्छा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला आपका है यात्रा से, अलबरूनी की नज़र से। तो ये यात्रा से संबंधित है, इसको हम देखते हैं। यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं, यानी भारत के लोग। और अलबरूनी किस देश से आए थे, इसका नाम क्या था? अलबरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम उज्बेकिस्तान कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है अलबरूनी कहाँ से आया था। और उन्होंने अपने भारत की इस पुस्तक में लिखी है, जो वर्णन किया भारत में देख करके, तो यही है, यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। मतलब उनके देश के लोग, वो अपनी यात्रा बुक में लिखा है। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के चढ़ने और उतरने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने की परेशानी नहीं होती है। तो अलबरूनी ने ऐसा लिखा है, मतलब जाने के रास्ते अलग होंगे, आने के रास्ते अलग होंगे सीढ़ियों पे। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए, इनका नाम था अलबरूनी। जिस देश से आए उसका नाम आजकल उज्बेकिस्तान है। और अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से इन चीज़ों को और जगहों को देखा, उसके बारे में लिखा, खास तौर पर उन्हें अपने देश से अलग लगी। और अलबरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखा है। तो आप लोग का ये एनसीईआरटी से संबंधित वीडियो है। और पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती है कि लगभग 15 से 20 साल पहले तक उनमें पानी था। क्या कुएं की सूखने की वजह कुछ हो सकती है, चर्चा करना है उसमें। कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है, ये आप लोग जानते हैं, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल के से यूज़ किया जा रहा है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे, जहाँ अब तालाबों की संख्या कम हो गई है। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया जाता है, इससे जो ज़मीन में पानी सूखता है वो नहीं सूख पाता है, जो दूर चला जाता है। क्या तुम कोई और वजह भी सुझा सकते हो इसके बारे में, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहले जो होता था ऐसा नहीं होता था, पेड़ के नीचे की ज़मीन वैसे रहती थी और पानी वहीं पे सूख जाता था। यह है दड़की माई, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये फैक्ट है, पूछा जाता है इनसे। ये दड़की माई है, इनका संबंध तरुण भारत संघ से भी है और जल संरक्षण से भी है। ये आप लोग रन रखिएगा, तरुण भारत संघ और जल संरक्षण। तो राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं दड़की माई। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। पहले कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते तो गांव छोड़कर जाना पड़ता था। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी। जब चारा पानी अच्छा मिलेगा तो जानवर दूध भी अच्छा देंगे। वह लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। तो आप लोग को बताया गया। ऐसे प्रश्न आता है कि दड़की माई कहाँ की रहने वाली थी, तो
राजस्थान की। किस जिले से? अलवर जिले से। इनका संबंध किससे है? तो जल संरक्षण से, और इनका संबंध तरुण भारत संघ से संबंधित है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं। अगला, मृत सागर के बारे में दिया गया। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, खारा सागर है। इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। इतना क्या नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। याद है, नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था। तो ये थी कुछ मृत सागर से संबंधित बातें जो आपके एनसीईआरटी पर हूबहू एनसीईआरटी पर आधारित है और बहुत ही अच्छे प्रश्न से संबंधित है ये। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोग फुल सपोर्ट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मलेरिया की दवाई। तो मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। तो मलेरिया की दवा सिनकोना नामक पौधे से बनाई जाती है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ये प्रश्न आता है। और अगला है सावधान, क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? ये सब कुछ संबंधित है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है, तो इसके बारे में आता है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। आस पास पानी इकट्ठा जमा ना होने दें, गड्ढों को भर दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। ऐसा कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए, हर हफ्ते उनको साफ करना चाहिए। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, यानी नेट का इस्तेमाल करें। गड्ढे में भरे पानी में मिट्टी का तेल यानी केरोसिन का छिड़कें, उसका छिड़काव कर दें। तो ये सब है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के तरीके। ये सब आप लोग को करना जरूरी है, इससे आप लोग सावधान रहिए। एक बड़ी जिम्मेदारी ग्रुप लीडर की होती है, जो पर्वतारोही होते हैं। ग्रुप लीडर को जो बातें बताई गई थी ये याद रखना है। एक में से एक आता है, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ये भी जिम्मेदारी होती है ग्रुप लीडर की। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, यानी सबको साथ लेके चलना है। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़ कर चढ़ाना। रुकने के लिए जगह ढूंढना। साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। खाने के सब खाने पीने का इंतजाम देखना। ये सब ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला आपका है जो बहुत अच्छी चीज़ है, सुनीता बताती हैं अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। तो ये जो है बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, इसको आप लोग पढ़िएगा अच्छी तरीके से। चलिए हम लोग देखते हैं। ये हूबहू एनसीईआरटी पर आधारित है। हम एक जगह टिककर तो बैठ ही नहीं सकते थे। यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता है, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते, यानी पानी भी वहाँ उड़ता था। वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता था। सुनीता बताती हैं, सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेट को पकड़ते और खाते। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अंतरिक्ष में बालों में कंघी करने की ज़रूरत नहीं रहती थी, क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम तो करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन मुश्किल था। तो ये थी अंतरिक्ष की बातें, ये सुनीता बताती हैं अंतरिक्ष में। अगला आपका देखिए कौन सा पॉइंट है एनसीईआरटी का। हिम्मत रखो तो दरवाजे खुलेंगे।
ऐसा है विश्लेषण से, सुनीता जब 5 साल की थी उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। आप स्मरण रखेंगे, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर उतरा था। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता बताती हैं कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। पढ़ाई में वो कभी आगे नहीं रही। सुनीता बनना तो गोताखोर ड्राइवर चाहती थी, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्रा से पता चला कि वे आगे पढ़ाई तो कर अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था, सुनीता ने डॉक्टर आगे की पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब वह अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला बन गई। सुनीता कहती है कि जो चाहो वह हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें तो कोई नए दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। सुनीता ने जब किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि वह आगे क्या बनना चाहती है तो उन्होंने जवाब दिया, स्कूल टीचर, ताकि वे बच्चों को समझा पाए कि विज्ञान और गणित कैसे ज़िंदगी से जुड़े हैं। तो ये थी सुनीता से जुड़ी खास बातें। जमीन से खजाना, ये एक पार्ट से संबंधित था आपका। जमीन से यह पता लगाना आसान नहीं है कि जमीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। यह पता लगाना आसान नहीं है। वैज्ञानिक खास तरीकों से मशीनों से यह समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं। फिर गहराई में पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। यह प्रश्न पूछा गया था आपका कि निकाला गया तेल कैसा होता है, तो गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छुपी होती है बहुत सारी चीज़ें। इन चीज़ों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। क्या तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है? इसी तेल से हमें मिलता है केरोसिन, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज के लिए ईंधन। जानते हो एलपीजी खाना पकाने का गैस भी, मोम, कोलतार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी इस तेल का प्रयोग होता है। तो ये ज़मीन से खजाना लेसन से संबंधित था, इससे प्राप्त होता है। अगला आपका दुनिया में मशहूर पश्मीना शाल के बारे में दिया गया है। अगला दिया गया, माना जाता है कि एक पश्मीना शाल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है, नहीं उससे ज़्यादा गर्मी होती है। इसमें गर्म मोटी बिल्कुल नहीं है। यह पश्मीना बनाता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे एक सिर के बाल की मोटाई के बराबर होंगे, यानी बहुत पतला होता है। इसलिए पश्मीना शाल को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक पश्मीना शाल तैयार होती है। 250 घंटे बुनना पड़ेगा। इतनी मेहनत से सोचो, अगर डिजाइन वाली शाल बुननी हो तो कितना समय, कितने दिन लगेंगे। तो ये थी कुछ पश्मीना शाल के बारे में। जो आपका प्रश्न पूछा जाता है, इससे किससे तैयार की जाती है, तो एक खास कर एक पहाड़ी बकरियों की प्रजाति से, नस्ल से 6 स्वेटरों से के बराबर गर्म होती है। और ये प्रश्न होता है कि कितने घंटे इसके बुनाई में समय लगता है, तो 250 घंटे। और इसकी जो बाल की मोटाई होती है मनुष्य के एक बाल के बराबर उसका 6 बाल होता है। तो ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट थे। श्रीनगर के एक घर का एक नज़र जो उनके घर के बारे में पूछा जाता है। श्रीनगर के जो घर हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो आप लोग देखेंगे कौन कौन सा है। श्रीनगर में
श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में चौड़ी 8-9 फुट होती है। इसकी चौड़ाई जो होती है 8-9 फुट होती है बीच में। अगला, बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। तो इसमें लोग रहते हैं जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। अगला आपका है हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन ख़त्म बंद होती है जो जिक्सा पजल भी का जैसा दिखता है। तो आपका ये जो डिजाइन है इसको जिक्सा पजल कहते हैं। डिजाइन को जिक्सा पजल कहते हैं और इसे ख़त्म बंद भी कहते हैं। ये पूछा जाता है कि कहाँ के किसकी चित्रकारी होती है, किस पे बनी होती है। तो जम्मू कश्मीर के नावों पे जो बनी होती है इसको ख़त्म बंद कहा जाता है, जिक्सा पजल कहते हैं। अगला जो होता है, पत्थरों को काट कर एक के ऊपर रख कर बनाए गए घर कश्मीर के गाँवों में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। तो पत्थरों से काट करके इसकी छतें तिरछा बनाई जाती हैं जिससे पानी और बर्फ जो पड़े वो नीचे चला जाए। और अगला जो आपका दिया गया है, यहाँ के पुराने घरों की खासियत यह है, ये जालीदार खिड़कियाँ होती हैं जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। तो जो घर बने होते हैं इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। तो ये थी उसके घर की खासियत। अगला आपका, यहाँ के पुराने घरों को में यह खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजे खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। ये जो मेहराब है, ये जो बना हुआ है ये मेहराब होता है, यहाँ से बने हुए हैं ये सब मेहराब होते हैं। और ये जो इनमें था ये डिजाइन बना हुआ था, ये जो खिड़कियाँ बनी हुई हैं। तो ये थे जम्मू कश्मीर के कुछ खास घर, डिजाइन वाले घर। अगला आपका सूरमणि का तोरांग। ये है, सूरमणि 21 साल की थी तब उसने बासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला, यानी सेंटर खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग, जो जगह थी। कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल। इसको आप लोग याद रखिएगा, तोरांग क्या है या तोरांग का मतलब क्या है पूछा जाता है, इसको रखिएगा। झूम की खेती, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। झूम की खेती का तरीका निकाला है। एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने के लिए छोड़ देते हैं, उनमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह बांस या जंगल उग जाता है, उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। ज़मीन को जलते हुए आसपास के पेड़ ना जले, जंगलों को नुकसान ना पहुँचे, यह भी देखना पड़ता है। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज, मकई, कई मिर्च और चावल बोए जाते हैं। ये जो होती है झूम की खेती, यानी कुछ दिन के लिए छोड़ दी जाती है फिर दोबारा खेती की जाती है। अगला आपका, आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मटर के प्रयोग चिकने या खुरदरे। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रोगर मेंडल का जन्म 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उनको पढ़ाई का बहुत शौक था, पर परीक्षा के नाम से ही पसीने छूटते थे। क्या तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हाल है? यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे ना होने के कारण इन्होंने एक मठ में रहकर मंक, यानी मुनि जो होता है, साधु जिसे कहते हैं, बनने को सोचा था, ताकि वहीं से इन्हें आगे पढ़ने का मौका भी मिल सके, जो मिला भी। पर विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर एक परीक्षा देनी पड़ी। उफ, घबराहट के मारे हुए परीक्षा से भाग जाते और फेल होते रहे।
अगला आपका जो है दांडी यात्रा से संबंधित है, जो आपका नमक बनाया जाता है। यह घटना 1930 की है। यह भारत की आज़ादी के पहले की। बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया गया था। इस कानून से लोग अपने घर के इस्तेमाल करने के लिए नमक भी नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसे चीज के लिए बिना गुजारा कैसे हो सकता है। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे हमें बंदिश कैसे। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से डांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। तो ये था नमक बनाने का तरीका। ये 1930 की बात है। ये प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा बहुत 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 संख्या में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिए और शेयर करिएगा इस वीडियो को। फुल वीडियो, यदि आपको सीटेट पास करना है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह का वीडियो कराना है, किस तरह का वीडियो चाहिए। तो आप लोग जो है चैनल को फुल सपोर्ट करिए। आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा वीडियो आप लोग को